नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कारगिल की यादें विजय दिवस पर एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष बाद आज कारगिल युद्ध के समय की यादें ताज़ा हो आई। ऐसा लगता है कि जैसे अभी यह कल की ही घटना हो। उन दिनों आज की तरह ना तो ज़बरदस्त मोबाइल नेटवर्क था और ना ही तो कोई विशेष संचार साधन था। यदि कोई तेज गति का साधन था तो वह था डाक विभाग की ओर से आने वाला तार। बाकी देश विदेश की घटनाओं के लिए टेलीविज़न और समाचार पत्र पर निर्भरता बनी रहती है। इस निर्भरता पर ही समाचार पत्रों में सीमा पर हो रही हलचल की जानकारी छपती और वही हम तक आ पाती। इस बीच केंद्रीय स्तर पर जो कुछ हलचल चल रही थी उसकी जानकारी निचले पायदान पर तुम नहीं पहुंचा पाती, पर उसे हलचल के साथ हो रही तैयारियों से यह तो समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ बड़ा होने वाला है। उसी दिन मेरी तैनाती दार्जिलिंग क्षेत्र में थी। अब सेवा का यह नियम है कि जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो सबसे पहले जिस सीमा पर आक्रमण होने की संभावना है या जिस सीमा से आक्रामकता होती है उसी सीमा के आसपास के सैन्य बल को आगे भेजा जाता है। युद्ध स्थल से दूर स्थित सैन्य वाहिनी को बची हुई सीमा की रक्षा पर भी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समय एक सीमा पर आक्रमण कर दुश्मन सारा ध्यान उसे सीमा पर आकर्षित कर दूसरी ओर से घुसपैठ करने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए जब ऐसी कोई नौबत आए तो चारों ओर से सुरक्षा चक्र बनाना परम आवश्यक हो जाता है। सेवा की टुकड़ियां गंतव्य पर पहुंचना शुरू कर दी थी। पूरे देश में एक विशेष जज्बा पैदा हो गया था। वह जज्बा देश और सेना के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना का था। चूँकि मैं करगिल की सीमाओं से दूर था और नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व में था, तो हम लोगों पर अपने क्षेत्र में रहकर के और अपने क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। कुछ गिने चुने विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उनके नाम से विशेष सिग्नल आता और उन्हें तत्काल इच्छित स्थान पर जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। इसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात युद्ध में शामिल लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाकर। इस प्रक्रिया में मेरे मित्र असीम दास जी का बुलावा फ्रंट लाइन पर तैनाती के लिए आया। असीम दा एक छोटा सा बैग लेकर के आगे की यात्रा के लिए लोकल ट्रेन से सियालदह और सियालदह से फिर आगे की गाड़ी पकड़ने के लिए निकले थे। सियालदह स्टेशन पर जैसे ही उतरे एक व्यक्ति आया और उसने उनका सामान लेकर के अपने सिर पर रख लिया और कहा कि चलिए साहब, आपको अपनी ट्रेन में बैठा दूं। किसी अजनबी का इस प्रकार का हरकत करना संदेह पैदा करता है। पहली नज़र में ही ऐसा लगा जैसे कोई तकिया उठाई गिरा हो। असीम दा ने उसे झिड़की देकर कहा, नहीं हटो, मैं अपना सामान खुद ले जाऊंगा। पर वह व्यक्ति भी कहाँ मानने वाला था। बैग ले लिया और दादा के साथ चल पड़ा। बातों बातों में उसने कहा, सर मुझे पता है कि आप फौजी हैं और कारगिल युद्ध लड़ने जा रहे हैं। मैं तो सेना में नहीं हूँ, पर आप जैसे सैनिकों की सेवा करके देश के प्रति अपना थोड़ा सा योगदान दे पाऊँगा। असीम दा नतमस्तक हो गए। ऐसे ही जब पंजाब क्षेत्र से गुजर रहे थे तो रास्ते भर में लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक रोक कर अपनी ओर से भोजन, फल, पानी आदि देते रहे। लाख मना करने के बाद भी कुछ न कुछ देने के लिए लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। युद्ध क्षेत्र में जाने वाले के मन में एक बात तो अवश्य ही होती है, वह यह है कि वापस लौटे या ना लौटे, पर देश की आन हर हालत में बचानी है और उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वह करेंगे। बस यही लक्ष्य पीछे छूट रहे रास्तों को यादों में मिटा देती है। किसी के घर में बेसहारा माँ बाप तो किसी के घर आज ही जन्म लिए बालक
लेकिन सब कुछ ईश्वर पर छोड़ माँ भारती की सेवा में समर्पण के लिए चले। गंतव्य के कुछ पहले हमें उतार दिया गया। फिर एक छोटी सी चोटी की ओर इशारा कर बता दिया गया कि अपना तंबू और सामान लेकर ऊपर डेरा डाल लो। ऊपर देखा तो कुछ समझ न आया, फिर भी अपनी टुकड़ी के साथ शिखर तक पहुंचने के लिए चल पड़े। लगभग 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुंचकर सभी पस्त हो घास पर लेट गए। थोड़ा सुस्ताकर जा उठे तो नज़ारा देखा। वास्तव में बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। इन नज़ारों ने जैसे मन हर लिया था। खो से गए थे हम। अभी आगे कुछ सोचते तभी दूर से सनसनाता हुआ एक गोला सिर से 2 फीट ऊपर से उड़ता हुआ आया। उसकी गति इतनी तेज़ थी कि हमारी छोटी सी चोटी पार करते हुए पहाड़ी से नीचे चली गई। बस दिल की धड़कनें ही बंद नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे साक्षात यम का विमान गड़गड़ाता हुआ गुजर गया हो। अफरा तफरी मच गई। सभी चट्टानों की ओट में जा छिपे। बस युद्ध के मूड में आ गए। साजो सम्मान निकाला गया और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ।